डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का आज 14th पेपर ले रहे हैं। ध्यान रहे, जो एसएससी सीजीएल 2021 में होने थे वो कोरोना के कारण से 2022 अप्रैल महीने में हुए थे। हम उन्हीं पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी सबसे लेटेस्ट पेपर यही है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो सॉल्यूशन की ये सीरीज है, इसको देखना आप लोगों के लिए, समझना, आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उनके पेपर को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपको पेपर का क्या लेवल है, किस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं, ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चंस और कितने तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। तो आइए, एसएससी 2021 का जो पेपर अप्रैल 2022 19 अप्रैल 2022 को हुआ था, उस पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आफ्टरनून का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो डिवाइड किया गया है एक सेंटेंस को 3 पार्ट में, सॉरी। अब ध्यान दीजिए कि इसके किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है। अगर ये सेंटेंस में एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है, तो फिर यहां पर आपको नो एरर, जो सी में ऑप्शन है, इसको बताना है। सेंटेंस है, दिस पार्क इज लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। तो देखिए, कहा गया है कि यह जो पार्क है ये इस राज्य का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज दिया हुआ है लार्ज का, यानी बहुत से, जो कहना चाहिए जो पार्क है उनमें से लार्जेस्ट जो है वो ये पार्क है, यानी जो सेंचुरी है। तो देखिए, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा हुआ है, साथ में बाद में ऑफ या इन लगाकर नाउन दिया हुआ होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो एरर, यानी ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह एक वाक्य से रिलेटेड सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम पूछा गया मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई काम बार बार होते रहना, जिससे कारण से वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है। तो इसका सीधा सा सिनोनिम यहाँ पर बोरिंग ही, जो पहला ऑप्शन है, यही होगा। बाकी पे अगर ध्यान देवें तो देखिए, कंपलसरी का मतलब तो होता है नेसेसरी, कोई काम आवश्यक है। इवेंटफुल का मतलब होता है जो घटनाओं से परिपूर्ण हो, नई नई चीजें होती रहती है, तो वो इवेंटफुल होता है। मोमेंटस का मतलब होता है हिस्टोरिक, यानी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कोई ना कोई घटना है, तो उसे हम लोग मोमेंटस कह सकते हैं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मोनोटोनस का जो सिनोनिम है वो होता है बोरिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ईडियम से रिलेटेड है, और ये है टू होल्ड वाटर। सो टू होल्ड वाटर का मतलब होता है जब कोई चीज में सत्यता होती है और वह पूरी तरीके से तर्क संगत होकर सही चीज होती है, तो उसे कहते हैं टू होल्ड वाटर। तो अब इसके मीनिंग के आधार पे देखिए, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, ये जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसका बिल्कुल मीनिंग यही है कि कोई चीज वैलिड होना और तर्क संगत होना, रीजनेबल होना, यानी जिसमें कोई सत्यता होना। टू बी अनस्टेडी एंड अनश्योर, तो ये तो अनिश्चितता की स्थिति होगी, तो ये नहीं होगा। टू बी लार्ज एंड डीप, ये भी नहीं है। टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड, यानी उदास और डिप्रेस्ड होना, ये भी सही नहीं है। टू होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी भी तथ्य में, व्यक्ति में अगर कुछ सत्यता होती है, कुछ तर्क संगत बात होती है, तो इसके अंदर तो दम है इस बात के अंदर, तो इट होल्ड्स वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में देखिए डिवाइड किया गया है यहां पर अब, और किसी एक पार्ट में निश्चित रूप से एरर है। कौन से पार्ट में एरर है ये बताया जाता है। सेंटेंस है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वेयर हैड ही लर्न्ड टू डांस सो वेल, कि उसने इतना अच्छा डांस करना कहां सीखा। ध्यान दीजिए, यहां पर मेन जो क्लॉज है वो है आई आस्क्ड माई फ्रेंड। उसके बाद यहां पर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या नाउन क्लॉज कह सकते हैं। क्या है यहाँ पर ये कि उसने डांस करना कहाँ सीखा, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा होगा।
जब हम लोग दो सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है, कहते हैं ना इन्वर्टेड कोमा के पहले और एक इन्वर्टेड कोमा के बीच में। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल या अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो दैट लगाते हैं। पर यदि पहले से ही कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा। लेकिन उस सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग उसे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिख देते हैं। तो यहां पर एरर यही है कि यहां आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यहां पर, क्लियर, कि आपने अपने दोस्त से क्या पूछा। तो यहां पर ये हेड जो है ये सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। और ध्यान दीजिए क्लॉज में जो यहां पर एक तरह से आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूछा वेयर ही हैड लर्न्ड टू डांस सो वेल, कि उसने इतना अच्छा डांस करना कहां सीखा, तो मैंने अपने दोस्त से क्या पूछा। तो ये एक तरीके से नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद में आता है। इसलिए यहां पर इसी पार्ट में एरर है जो कि ए पार्ट में दिया हुआ है। यहां पर इस हेड को आना चाहिए, ही के बाद सेंटेंस होना चाहिए आई आस्क्ड माय फ्रेंड वेयर ही हैड लर्न्ड टू डांस सो वेल। क्लियर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारे युवान की ग्रामर बुक है और जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसमें ऐसे बहुत से सेंटेंस हमने दिए हैं, इन रूल्स को भी हमने समझाया है। इसलिए आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट पूरा पढ़े, नरेशन वाला, साथ में हमारी बुक में ऑल अबाउट क्लॉजेस जिसमें हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को बहुत डिटेल में समझाया है, तो आपको वहां पर इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अब आइए यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इस सेंटेंस की कौन से सेंटेंस में है। तो सबसे पहले देखिए इसमें डूअर ऑफ द एक्शन है द चीफ मिनिस्टर, रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट है द न्यू हॉस्पिटल, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। जब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनॉग्रेट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनॉग्रेटेड ही होती है। इसलिए जो भी ऑप्शन होगा उसमें द न्यू हॉस्पिटल तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सिमुलर है ये। इसलिए वर्ब होना चाहिए वॉज इनॉग्रेटेड, यहां पर इसमें है, इसको रख लीजिए। ये हैज बीन इनॉग्रेटेड तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसलिए ये नहीं हो सकता। सी में देखिए वॉज बीइंग इनॉग्रेटेड है यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट जो डी है इज इनॉग्रेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो ये भी नहीं हो सकता। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सिर्फ ए ऑप्शन में सही दिया हुआ है, तो यहां पर होना चाहिए वॉज इनॉग्रेटेड। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और पूछा गया ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाने की जो अलग अलग तरीके हैं उसे क्या कहते हैं। ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में जो खाना पकाने की अलग अलग विधि हैं या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो देखिए पहला शब्द ध्यान दीजिए, कुछ लोग CRECHE होने के कारण इसे क्रैच कह देते हैं, यह गलत है, यह क्रैच उच्चारण गलत है। इसका सही उच्चारण बेसिकली क्रैश ही होता है, ठीक है। क्रैश का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे को छोड़ते हैं जब वो काम पर जाते हैं कहीं पर, तो उसे हम लोग क्रैश कहते हैं। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े शहरों में तो ये चलन में काफ़ी है, जहाँ पर जो बहुत पेरेंट्स वर्किंग क्लास है
तो अपने बच्चे को दिन में 5-7-6 घंटे के लिए किसी ऐसे जगह पर छोड़ के जाते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे को रखने की सुविधा होती है, उसे क्रैश कहते हैं। ठीक, एंटिक देखिए, जो पुराने जो आइटम्स होते हैं यानी प्राचीन, उसे एंटिक कहते हैं, तो ये भी नहीं है। मेन्यू का मतलब जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जो खाने की लिस्ट आती है, जो वहाँ पर भोजन सर्व किया जाता है अलग आइटम्स, उसे मेन्यू कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये यहाँ पर जो एक शब्द है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्विजीन। क्या प्रोनाउंसिएशन है? क्विजीन। कुछ लोग इसको क्विसन बोलते हैं, दिस इज क्विजीन, यही सही शब्द है। दिस इज स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड। ओके, हाँ, तो देखिए अगला 7th क्वेश्चन एक ईडियम से रिलेटेड है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे ईडियम रेगुलरली हर पेपर में 2 पूछे जाते हैं। ये ईडियम है प्ले विद फायर। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ ही कहता है आग से खेलना। आग से खेलने का मतलब है कोई ना कोई खतरनाक काम करना। तो यहाँ पर खतरनाक काम करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सही है, टू डू समथिंग डेंजरस। क्योंकि बाकी का मतलब बहादुर होना या नॉलेज को फैलाना या फिर टू फाइट एन अपोनेंट, ये तो ये कोई भी सही नहीं है ये। और सही होगा सी, यानी आग से खेलना मीन्स कोई ना कोई खतरनाक काम करना। आइए अगला क्वेश्चन आपका जो है वो एक वॉकैब से रिलेटेड है। सिनोनिम पूछा गया है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, इस तरीके से हम किसी चीज़ को कह देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई अपने बच्चों को छोड़ देता है, दे अबेंडन देयर चिल्ड्रन, तो छोड़ देना, त्याग देने से मतलब है। अब इसका जो सिनोनिम सिमिलर वर्ड, तो पजेस का मतलब तो होता है अपने अधिकार में किसी चीज को रखना। रिटेन का मतलब है कि अपने पास किसी चीज को बनाए रखना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। और क्विट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा क्विट। तो यहां पर यह पहला भी गलत, ये जो है 3 गलत हैं। सही आंसर है डी, यानी क्विट। अबेंडन का मतलब छोड़ना, त्यागना। ठीक, अगला आपका कॉमन एरर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, और अगर सेंटेंस सही है तो नो एरर वाला ऑप्शन सही होगा। सेंटेंस है, देखिए आपके सामने है, शमीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days, कि शमीम ने 4 दिन से स्कूल अटेंड नहीं किया है। तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है शमीम, जो कि सिंगुलर नाउन है। इसके साथ ये हैव लगाना गलत हो गया। आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के हिसाब से या इन जनरल पोजीशन दिखाने के लिए भी आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। यहां पर शमीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव की बजाय यहां पर हैज का यूज होगा। तो आपका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है, ये गलत हो सकता है। अगर गलत है तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा इसका सब्स्टिट्यूट होगा, और अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसे हम कहते हैं कि जो बोल्ड पार्ट है, अगर एक ग्रामर के हिसाब से गलत है तो इसका सब्स्टिट्यूट हम लोगों को देखना है। सेंटेंस है द ड्रेस में प्लेजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीएस्ट। तो देखिए अगर देखें तो ये प्लीजेंटली ही गलत है। ये या तो होना चाहिए द ड्रेस में काइंडली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीएस्ट, या फिर आप प्लीजेंटली बजाय प्लीज भी कर सकते हैं। ठीक, यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ बी में काइंडली, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा द ड्रेस में काइंडली बी डिलीवर्ड, यानी एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो हमारी यूनिफॉर्म है, ये जो ड्रेस है, ये जो कपड़े हैं, जल्दी से जल्दी हमको कृपया ये डिलीवर कर दिया किया जा सकता है। तो यहां पर सही जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला आ जाइए, अब यहां पर ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, कि अपनी भावनाओं को साफ रूप से जो जाहिर नहीं कर पाता, जो व्यक्त नहीं कर पाता, जो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, यानी जो अच्छे से अपनी भावनाओं को बोल नहीं पाता है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में इसे क्या कहते हैं?
तो देखिए एक शब्द आपने कभी सुना हो, ये होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलने की योग्यता जो होती है उसे हम आर्टिकुलेट कहते हैं। इसका अपोजिट हो जाता है इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है समबडी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स क्लियरली। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन जो है वो इनआर्टिकुलेट होगा। ठीक, अब आगे अगर अपन देखें तो एफ्लुएंट का मतलब तो देखिए रिच से मतलब होता है जिसके पास बहुत धन है, जो बहुत वेल्थी है, वेल्थी। ठीक है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने में बहुत प्रवीण है, दक्ष है, यानी जो बहुत अच्छा ऑरेटर है, वो एलोक्वेंट स्पीकर, यानी उसमें बोलने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, तो इसे हम लोग एलोक्वेंट बोलेंगे, इलोक्वेंट नहीं करेंगे। वर्बोस का मतलब होता है जो शब्दों से भरा हुआ हो, शब्द आडंबर जिसे कहना चाहिए, तो वर्बोस भी नहीं होगा। सही जो था वो ए ही आपका सही है। अगला देखिए आपके सामने एक शब्द का एंटोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम। किसका पूछा गया है? पूछा गया कॉन्स्ट्रिक्ट। अब बहुत से लोगों को हो सकता है कॉन्स्ट्रिक्ट का मीनिंग नहीं मालूम। देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, सकड़ा हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी, ऐसा लगता है जैसा गले में सिकुड़न सी आ रही है, बोल नहीं पा रहे हो साहब। कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, तो उसके अंदर सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, जो इसके अंदर सकरा हो जाता है, इसे हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं। अब इसका मीनिंग जो है कि सकड़ा होना या उसको स्ट्रेच कर देना, फैला देना, बढ़ा देना। अब इसके अलग अलग मीनिंग देखिए। तो पहला है दिया एक शब्द है स्माइट। स्माइट का मीनिंग क्या होता है? देखिए इस स्माइट के दो तीन मीनिंग है। एक मीनिंग इसका होता है टू हिट समबडी एंड समथिंग, किसी को हिट करना, मारना, इस तरीके से। इसका मतलब किसी पर आक्रमण करना भी होता है, यानी टू अटैक समबडी, और टू पनिश समबडी भी हो सकता है स्माइट का। तो देखिए ये तो इसका एंटोनिम हो ही नहीं सकता क्योंकि मीनिंग ही अलग हो गया। चौक का मतलब दो है। देखिए जैसे एक तो आप कुछ बोलते हैं, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, तो हम गला रुंध जाता है, हम बोल नहीं पाते, गले में रुकावट से आ जाती है। कोई जब बहुत भावुक हो जाता है, आंखें भर आती हैं, तो बोल नहीं पाते हैं, तो एक तो वो गला चौक होना जिसे कहते हैं। एक कोई भी ट्यूब, कोई भी नाला, नली, वो अगर बंद हो जाती है तो उसे भी चौक कहते हैं। ये तो जो नाली है ये चौक हो गई है, नाला चौक हो गया है। ठीक है, मेरा तो गुलाई चौक हो गया था। ठीक, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। स्ट्रेच इसका बिल्कुल, देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब तो किसी चीज को सकड़ा करना, स्ट्रेच का मतलब इसको फैलाना। क्लियर। और एक दिया हुआ क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब जानते क्या होता है? कभी कभार हमारी मांसपेशियों में, खासतौर से पिंडलियों में, एक सडन पेन शुरू होता है, जिसे हम लोग हिंदी में, जिसे हम लोग कहते हैं बाइटा कहते हैं हिंदी में। हमारे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में तो बोलते हैं बाइटा, यानी एक सडन पेन, कि पाँव कई बार एकदम से उठा ही नहीं जाता, सडन पेन, सडन पेन। ठीक है, तो ये जो सही ऑप्शन जो होगा इस कॉन्स्ट्रिक्ट का वो सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। यहां पर आपको दिया गया है बोल्ड में, सिंस सेटिंग अप। अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा, और अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर सही क्या होगा? तो सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज रेज्ड $1 million, कहना ये चाह रहे हैं कि जब से इस चैरिटी को सेट किया गया था, स्थापित किया गया है, चैरिटी का मतलब कोई ना कोई ऐसा संस्थान जहां पर दान दक्षिणा ली जाती है, तो जब से इसको स्थापित किया गया है तब से लेकर अब तक $1 million कलेक्ट किया जा चुका है, धन इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ये जो चैरिटी किसने सेटअप की, चैरिटी सेटअप की गई है, तो बेसिकली सेटिंग अप का जो सब्जेक्ट है ये चैरिटी है, और ये एक्टिव वॉइस में नहीं पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। किसमें होना चाहिए था? पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। क्लियर है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा एक एडवांस्ड लेवल एरर है। मान लीजिए मैं आपको, देखिए इसको इट विल टेक सम टाइम, बट आई वांट टू गिव द डिटेल्ड सॉल्यूशन और द रूल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस ये कहा, द क्लर्क was
फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो देखिए पहला सेंटेंस है कि क्लर्क फ्रॉड का गिल्टी पाया गया, ठीक है। फिर अगला कहा गया ही वॉज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड बाय द मैनेजर, उसे मैनेजर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। इन दोनों सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें और एक सेंटेंस बनाना चाहें, सिंपल सेंटेंस, तो इस पार्ट को परफेक्ट के पैसिव में हम यूं कर सकते हैं कि हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड कॉमा द क्लर्क, क्योंकि देखिए ये ही किसके लिए आया, क्लर्क के लिए आया। द क्लर्क वॉज सस्पेंडेड बाय द मैनेजर। तो ये क्लर्क जो है ये गिल्टी पाया गया, तो यहां पर इसको परफेक्ट बने हैविंग बीन। जब ये एग्जाम में पूछा गया था ना ये वाला सेंटेंस ही, तो एक्चुअली बीन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब तो कि क्लर्क ने किसी और को गिल्टी पाया, क्योंकि सेंटेंस था कि क्लर्क को गिल्टी पाया गया इसलिए मैनेजर ने सस्पेंड किया। अगर ये बीन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इस क्लर्क ने किसी को गिल्टी पाया फ्रॉड का। ठीक ये वैसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल रूल है। तो बेसिकली चैरिटी स्थापित की गई थी, इसका जो सेटिंग आपका सब्जेक्ट जो है वो चैरिटी या पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, इसलिए यहां पर ये बीइंग जो है ना ये एक ही ऑप्शन सही है, सिंस बीइंग सेटअप, कि तब से ये चैरिटी किसी के द्वारा सेटअप की गई थी, तब से $1 मिलियन रीच किया जा चुका है। तो ये बीइंग आना जरूरी है यहां पर। कुछ बुक्स ने इस सेंटेंस को सही माना है और कहा नो इंप्रूवमेंट, पर यह गलत है, क्योंकि चैरिटी अपने आप सेटअप नहीं हुई है, किसी के द्वारा सेटअप की जाती है, और जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में बनता है। किसमें बनता है? पैसिव वॉइस में। क्या सेटअप किया गया? चैरिटी, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट। अगेन आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ये जम्बल्ड है, हमें इनको ध्यान से पढ़ना है और लॉजिकली सोचते हुए एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना कि इसमें पहला सेंटेंस कौन सा हो, दूसरा कौन सा होगा। समझने के लिए मैंने कुछ रूल आपको बताए, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस किसी प्रोनाउन से शुरू हो रहा तो वह पहला नहीं होगा, कंजंक्शन से शुरू हुआ तो वह पहला नहीं होगा, यदि 2 सेंटेंस में कोई कॉमन वर्ड है तो वो पास पास के हो सकते हैं। तो जरा जल्दी से पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें फॉर एग्जाम्पल आ गया, इट मीन से पहला नहीं हो सकता, कि उदाहरण दे दिया पहले किसी बारे में कहा गया है उसका फिर उदाहरण दिया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ स्टेप फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ द डोर। स्लैम ऑफ द डोर का मतलब होता है दरवाजे को धक्के से बंद होना, अपने आप स्लैम हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कई बार ऊपर डोर क्लोजर लगा होता है, आपने छोड़ दिया तो धम से जाके बंद हो जाता है। सो फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ द डोर आर लाइक फ्रेजेस विच कन्वे सम इंफॉर्मेशन। तो ये पहला नहीं हो सकता। इन फिल्म साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स, कि फिल्म्स में साउंड इफेक्ट जो है शब्दों का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वी देन नो हु इज परफॉर्मिंग, देखिए वी देन नो, तो ये भी पहला नहीं हो सकता। वंस द साउंड्स आर प्रीफेस्ड एंड फॉलोड बाय ए डायलॉग द सेंटेंस इज कंप्लीट। तो देखिए ये भी कि अगर एक बार साउंड्स आर प्रीफेस्ड एंड फॉलोड, पहला सेंटेंस होगा बी। इन फिल्म्स साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल है, तो आप बी ए देखते ही आपसे हो जाएगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हालांकि इन 2 में बी था, पर चूंकि ये बी के बाद ए आना चाहिए इसलिए सही होगा डी, और बाकी ये बी ए डी सी आपका सही होगा, यानी बी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद सी। ठीक, आइए नेक्स्ट। ये ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में गलती है, कौन से में देखिए। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक, कि ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती करने के लिए मुझे अपने आप पर गुस्सा आया, मैं नाराज था अपने आप से। देखिए एंग्री जो एडजेक्टिव है, ठीक है, वी आर एंग्री विद समबडी एट समथिंग, जनरली इसका ये होता है। तो एंग्री के बाद ऑन नहीं आता,
यहां पर अप्रोप्रिएट तो जो होगा वो होना चाहिए आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ, और ये कहां पर है, ये यानी इट्स ऑन की जगह पर गलत, ठीक है। और बी टू बी एंग्री एट समथिंग, ठीक, तो ऑन तो आएगा ही। नेक्स्ट देखिए, फिल द ब्लैंक से रिलेटेड है, और नोट दिया तो जनरली वेदर से ही शुरू होता है, इसलिए पहला देखते हैं, आप वेदर लगा दीजिए। वेदर और नॉट यू अलाउ मी, चाहे तुम मुझे अलाउ करो या नहीं करो, आई एम गोइंग टू द फेयर, मैं मेले में जा रहा हूं। तो अनलेस, इफ और अनटिल तीनों ही, यहां पर कोई कंडीशन या कोई टाइम नहीं दिखाया गया, नहीं या कोई कंडीशन है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, और आपको पैसिव वॉइस बताना है किसका, कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर, जीने से चढ़कर ऊपर जाना, यानी क्या आप मेरे बैग को ऊपरी मंजिल पर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कैन यू कैरी माई बैग, तो कैन तो सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, तो ये दो तो होगा ही नहीं, और माई बैग फिर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो माई बैग का माई बैग देखिए यहीं पर दिया, यहां भाई बैग मेरा है, आप किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां कैन योर बैग भी होगा ही नहीं, तो यहां सही देखते कहना चाहिए कैन माई बैग बी कैरीड अप स्टेयर्स बाई यू। चूंकि यहां पर कैन के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन डू समथिंग का पैसिव यूज होता है कैन बी डन, तो यहां पर बी कैरीड हो जाएगा इस कैरी का, ओके। चलिए अगला एक एंटोनिम पूछा गया है, किस शब्द का, टाउट। टाउट देखिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा वर्ड है, सामान्यतः जिंदगी में, सामान्य बोलचाल में काम नहीं आता इन जनरल। देखिए टाउट का मतलब, आपने जैसे कोई सितार वगैरह देखा जिसमें तार लगे होते हैं, उनको यूं करके बजाते हैं, उनको कसकर रखते हैं ना, तो कोई चीज जैसे कसकर टाइट रखी गई है ना, तो उसे भी टाउट कहते हैं। इसका मतलब एक तरीके से होता है कोई चीज काफी अच्छे से कसी हुई होना, कसा हुआ, स्ट्रेस्ड टाइटली, ठीक है। तो देखिए इसका एंटोनिम जो इसका मीनिंग है वो तो ये टाइट तो फिर इसका होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग होता है टाइट, तो कोई चीज टाइट होती है ना, स्ट्रेच करके रखते हैं। टाउट का एक मीनिंग और, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही टेंशन में और बहुत एक्साइटेड है, तो कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो उसे भी हम लोग टाउट कहते हैं। ऐसे अगर हमारे शरीर की जो मसल्स बहुत कसी हुई है, टाइट है, ठीक है, मोटी नहीं है, थुलथुल नहीं है, तो इसे भी टाउट कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो ढीला हो, ढीला का मीनिंग होता है स्लैक। सॉलिड का मतलब तो ठोस, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी ताकतवर या पावरफुल या स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। यहां पर इसका जो एंटोनिम पूछा गया, इसलिए मैंने कहा स्लैक, ठीक। तो थोड़ा सा अपने आप में टाउट कठिन सा शब्द था, सामान्यतः जीवन में यूज नहीं होता, इसलिए अधिकांश बच्चे इसको गलती कर जाते हैं। अगला देखिए आपका जो पूछा गया है, ये सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, और सेंटेंस है शी आस्क्ड मी, तो इसका हो जाएगा शी सेड टू मी, तो ये तो सब में है। ये यहां पर इन्वर्टेड कोमा लगेगा, और वॉट का वॉट रहेगा ही रहेगा, और चूंकि ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पास्ट में था, है अभी फिलहाल, चूंकि ये पास्ट में था इसलिए इसे पास्ट में किया गया था, तो पूछा गया व्हाट इज योर फेवरेट क्वीजीन, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्वीजीन होगा, नॉट क्वीजिन, क्वीजीन, 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 ठीक है। तो शी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट क्वीजीन, आंसर ए सही है। ये व्हाट माई फेवरेट क्वीजीन इज नहीं, व्हाट इज माई, भाई सामने वाले से पूछ रहे हैं, तो ये जो माई है ये तो इनके हिसाब से यूज किया गया इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में तो ये क्या था, व्हाट इज योर फेवरेट क्वीजीन, ठीक, ए आंसर सही है। अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत, डिस्टर्बेंस पहला यही गलत है, यहां पर ई नहीं ए आना चाहिए। जीनियस सही है, अपॉर्चुनिटी सही है, कॉन्शियस सही है, कॉन्शियस, ठीक। ये 20 क्वेश्चन आपके हुए। अगला देखिए, ये एक क्लोज टेस्ट है, यहां से एक पैराग्राफ कहानी दी हुई है, सीटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, क्लोज टेस्ट। इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं,
क्या क्या आना चाहिए। Sentence है the smoke that is from the chimney of the factories and from vehicles is mixture of poisonous gases। ध्यान दें, सेंटेंस है कि जो फैक्ट्रियों की इंडस्ट्रियल एरिया, जो फैक्ट्री में उनकी में चिमनी लगी थी, उससे निकलने वाला जो धुआं जो निकलता है और जो व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वो पॉइजनस गैसेस का, जहरीली गैसों का एक तरह से मिक्सचर है। तो स्मोक वगैरह का निकलना, तो इसके लिए जनरेट, एब्जॉर्ब, क्रिएटेड, देखिए एमिट यहां पर सही आपका ऑप्शन होगा। एमिट का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे बंद है और उसमें से धुआं का निकलना, रोशनी का निकलना, लाइट का निकलना, एमिनेट करना होता, एमिट करना होता, ठीक है। जनरेट करना तो पैदा करना हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बाहर नहीं आ रहा। एमिट इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा एडवांस लेवल शब्द है। सो द स्मोक दैट इज एमिटेड from the chimneys of the factories and from vehicles is the mixture of poisonous gas due to environmental pollution। कि environmental pollution, not pollution, pollution, इसलिए इसको पो नहीं बोलेंगे, pollution, ये गलत हो जाएगा पो बोलना, pollution। so environment, due to environmental pollution, कि जो वातावरण का जो प्रदूषण के कारण there is in nature, तो नेचर यानी प्रकृति में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। देयर इज एन इम्बैलेंस, ए डिफरेंस, एन इनइक्वालिटी एंड ए बैलेंस। तो देखिए जो प्रकृति है इसमें कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो डिफरेंस, इनइक्वालिटी और बैलेंस ये तो देखिए बिल्कुल ही नहीं आएगा, और इनइक्वालिटी तो दो में तुलना करते हैं तब लेते हैं। यहां पर इम्बैलेंस, असंतुलन के लिए आएगा, तो देयर इज एन इम्बैलेंस इन नेचर, कि प्रकृति में एक असंतुलन बन गया है। सो मेनी बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ, खत्म होने की कगार पर है डे बाय डे। क्या कि जो इस प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हो गया है उसके कारण से बहुत से पक्षी, जानवर, प्लांट्स ऑन द वर्ज होता की कगार पर, और इसके बाद या तो कोई नाउन या वो आपके एनजी फॉर्म, ठीक है। तो किसकी कगार पर है, खत्म होने की पर, तो सर्वाइवल, डिस्टिंक्शन, अपीयरेंस, एक्सटिंक्शन का यहां पर होगा, यानी जिसका अस्तित्व खतरे में हो जाता है उसे एक्सटिंक्शन कहते हैं, यानी जो लुप्त हो प्राय है, लुप्त। तो जो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। The only way to environment pollution is to plant many trees। कि environmental pollution से बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट यानी ट्रीज को रोपें, यानी पेड़ पौधे लगाएं। सो द ओनली वे टू environmental pollution, कि environmental pollution को इरेडिकेट करने का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो नहीं होगा। सस्टेन का बिल्कुल अलग मीनिंग, देखिए सस्टेन के भी दो तीन मीनिंग होते हैं, कि एक तो किसी को भरण पोषण के लिए पर्याप्त रूप से पोषण देना ताकि वो जिंदा रह सके, सस्टेन करना अपन कह सकते हैं। एक इसका मीनिंग मेंटेन करना भी होता है। कई बार किसी खासतौर से किसी बुरी चीज का एक्सपीरियंस होना, जैसे कहना भाई मैं तो जैसे तैसे इसको झेल गया, सहन कर लिया, तो किसी चीज को झेलना, सहन करना, यानी टू सफर, टू बेयर समथिंग अनप्लेजेंट, वो भी होता है। रेडिएट का मतलब होता है दूर दूर तक फैलाना, विक्रमण, एक तरह से जैसे लाइट वगैरह, एनर्जी वगैरह रेडिएट करते हैं कुछ चीजें। कुछ लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत आत्मविश्वास बोले तो वो अपने से एक तरह से दूर दूर तक स्प्रेड करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कई बार रोशनी वगैरह भी जो होती है वो भी हम लोग रेडिएट करते हैं। और यहां पर एक दिया हुआ इंट्रोड्यूस, एक दिया हुआ रेडिएट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होगा, देखिए वो हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द 24th, तो द ओनली वे टू सस्टेन होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, टू सस्टेन, टू सस्टेन, इरेडिकेट, रेडिएट, इंट्रोड्यूस। इसको देखिए इंट्रोड्यूस नहीं कहेंगे, इंट्रोड्यूस। सस्टेन यानी जो वातावरण को अगर हमें सपोर्ट करना है, अगर उसको लंबे समय तक बनाए रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, जिंदा उसको करके रखना है, मेंटेन करके अगर हमें उसे रखना है, तो फिर हमें ये सस्टेन शब्द इसका वो होगा,
इसके लिए हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बाय प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाकर वी कैन गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ कौन होता है, किसी से छुटकारा पाना। सो वी कैन गेट रिड ऑफ मेनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस, हम बहुत सी जहरीली गैसों से जो नुकसानदायक है छुटकारा पा सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन टू एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की और बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सो रूइन का मतलब तो तबाह करना, बर्बाद करना, जबकि मतलब बचाने की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब भी बर्बाद करना, तबाह करना। निगलेक्ट का मतलब भी इग्नोर करना, या सही आएगा प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ की हिफाजत करना, संभाल कर रखना, बचा कर रखना, ठीक है। इसलिए एक और है, खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक हम खाने योग्य बनाए रखने के लिए किसी चीज़ को भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो उसे भी हम लोग सड़ने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण करते हैं, तो वो भी होता है। तो 25th में आंसर होगा प्रिजर्व। ये आपके सारे सही आंसर इसके हैं। तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल के जो 2021 के पेपर 2022 अप्रैल में कंडक्ट किए गए थे, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस पेपर की सीरीज हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको वॉकेब का लेवल, ग्रामर का लेवल और जो अदर तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी आपको इन पेपर के मार्फत मिल रही है। अब सारे पेपर हैं, हम जो 2021 के पेपर 2022 अप्रैल में हुए थे 21 पेपर हैं, 21 हम 1 बाय 1 इन सभी के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप इन सारे पेपर्स को देखेंगे तो आपको आगामी 2022 का सीजीएल का पेपर देने में काफ़ी हेल्पफुल होगा इन पेपर्स को देखना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।